अस्सलामुअलैकुम। माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द अमीबियासिस। अमीबियासिस का जो केस आपके बुक में दिया है दैट वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवियसली हेल्दी 5 years old बॉय प्रेजेंट्स विद क्रोनिक डायरिया फॉर 5 weeks. ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ एनोरेक्सिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन. There is also the history of loss of weight. Stools are large and foul smelling. There is no blood in stool. So इसमें भी देखें वही है, क्रॉनिक डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, एनोरेक्सिया है और लॉस ऑफ और फाउल स्मेलिंग स्टूल है। ये सारी चीज़ें आपको जियार्डियासिस को डिटेक्ट कर सकती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है लॉस ऑफ वेट, ये थोड़ा सा है डिफरेंस। तो अमीबियासिस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ प्रोटोजुअल पैरासाइट नाउन एज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसकी सिस्ट फॉर्म होती है, ट्रोफोजाइटिक फॉर्म होती है। इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट डाइजेंट्री एंड क्रोनिक नॉन डाइजेंट्रिक डायरिया। मतलब ये एक्यूट भी कॉज कर सकता है, क्रॉनिक भी कॉज कर सकता है। और इसके अलावा ये जो इसकी ट्रांसमिशन होती है दैट इज़ फीको ओरल। स्टूल फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन होता है, कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड हैंड्स। तो ह्यूमंस जो है वो इनसे ही ट्रांसमिशन लेते हैं, फीको ओरली ट्रांसमिट होता है ये। तो देखिए होता क्या है कि उसी तरह सिस्ट हम इंजेस्ट करेंगे और ट्रोफोब्लाइटन सिस्ट जो है फीसिस में आ रहे होंगे, जस्ट लाइक जियार्डियासिस। ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। जब ये अंदर चला जाता है तो स्टमक जो है एसिड उससे इसके ट्रोफोजाइट्स किल हो जाते हैं। फिर जो है ये ट्रोफोजाइट्स जो होते हैं जब इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो वहाँ पे फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स बनाते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में। ये आपने याद रखना है, दिस इज़ करेक्टरिस्टिक फॉर दिस। इसके अलावा आपको पता है लिवर में और लंग्स में ये एब्सेसेस भी बना सकता है। ठीक है, तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी इसकी? उसी तरह जो है इसमें मतलब जब इंटेस्टाइनल अमीबियासिस होगी तो उसमें क्या होगा, जो है स्टूल में सिस्ट आ रही होगी, प्रोक्टोकोलाइटिस हो सकता है, मतलब कि रेक्टम और कोलॉन का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और इसके अलावा क्रोनिक नॉन डाइजेंटेरिक कोलाइटिस और अमीबा बना सकता है, एमीबोमा बना सकता है। अब इसमें जो है ये क्या होता है कि जैसे हमने जियार्डियासिस में पढ़ा था ना कि वाटरी स्टूल्स होते हैं, फाउल स्मेलिंग, उसी तरह के होते हैं। लेकिन इसमें ना कभी कभार ब्लड और म्यूकस, मतलब वाटरी स्टूल्स होते हैं और फिर उसमें ब्लड म्यूकस भी आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्सर्स बन रहे हैं ना। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी है। देन एब्डोमिनल पेन और टेनिसमस के साथ तो ये आएगा ही आएगा। पेशेंट्स कभी कभार फिब्राइल या डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं ऑब्वियसली। देन पेन ओवर द लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स होगी। रिकरेंट एपिसोड्स होंगे ब्लडी डायरिया के ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इन द क्रॉनिक केस। इसके अलावा आपको पता है कि एब्सेसेस बना सकता है लंग, लिवर में और ब्रेन में। इंटेस्टाइन में क्या कर सकता है, परफोरेशन एंड हैमरेज। डायरिया, स्टमक एंड क्रैम्पिंग पेन, फीवर कभी कभार हो सकता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ब्लडी स्टूल्स, फीवर, वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स विद ब्लड एंड म्यूकस, कॉन्स्टिपेशन। ऑल्टरनेटिवली हो सकती है स्टमक, हो सकता है स्टमक एक और फटीग। तो इसमें जो फिर ये देखें कि ये लिवर एब्सेस इसने बनाई है, इसी तरह ये ब्रेन में भी एब्सेस बना सकता है, लंग्स में भी बना सकता है। इसका डायग्नोसिस हमने करना होता है, उसी तरह हम स्टूल की एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं स्टूल सैंपल लेकर। तो स्टूल फ्रेश स्टूल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। इसके अलावा हम कुछ सीटी स्कैन्स, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं फॉर डिटेक्टिंग द अमीबिक एब्सेसिस। और इसके अलावा क्या होता है, म्यूकोज़ा की बायोप्सी ले सकते हैं जिसमें हमें जो है वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। और कल्ट ब्लड जो है वो हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीजन डिटेक्टिंग टेस्ट कर सकते हैं इन द स्टूल। एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस चेक कर सकते हैं, एलाइजा, इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन कर सकते हैं। सो ये इसकी है सिंपल सी क्या है, CBC या SRC रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, ये हमारी जनरल टेस्ट हो जाते हैं ब्लड के। फिर हम स्टूल में चेक कर लेते हैं, ब्लड में चेक कर लेते हैं अगर होना हो। इसके अलावा हम जो है वो माइक्रोस्कोपिकली कर लेंगे, कल्चर कर लेंगे
इसके अलावा हम जो है वो एंटीजन्स एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन कर लेंगे। और रेडियोलॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट में देखें इलाइज़ा पीसीआर वगैरह, और हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट, और रेडियोलॉजिकल टेस्ट में क्या है, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन। सो डीडीज़ क्या होते हैं इसके कि इसमें ऑब्वियसली दूसरे जो कॉजेज़ हैं जिसमें ब्लड एंड म्यूकस आ रहा होगा, जस्ट लाइक दैट शिगेलोसिस, तो हम कंसिडर कर सकते हैं शिगेला, साल्मोनेला और माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं वायरल में साइटोमेगलोवायरस। इसके अलावा आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इसको हम कहते हैं पायोजेनिक लिवर एब्सेस। फिर मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में क्या होता है इसका, मेट्रोनाइडाजोल होता है, टिनिडाजोल होता है, जस्ट लाइक GRDSS, और इसके अलावा डायलॉक्सिनाइट, फ्यूरेट होता है, पेरोमामाइसिन होती है। ये इसके ऑल्टरनेटिवली है। वैसे मेट्रोनिडाजोल और आपने टिनिडाजोल याद रखना है। पेरोमोमाइसिन ये हम सीवियर केसेस में जो इन्वेसिव केस होता है ना, इंट्राल्यूमिनल केस, उसमें हम देते हैं। और ये आइडोक्विनॉल भी हम जो है इन्वेसिव डिजीज़ में देते हैं। और डायलॉक्सिनोट, फ्यूरेट, ये तीन चीज़ें जो हैं, तीन ड्रग्स जो हैं, ये इन्वेसिव डिजीज़ में देते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो मेन होती है दैट इज़ मेट्रोनाइडाजोल और टिनिडाजोल। सो एंटीबायोटिक्स हो गई, आईवी फ्लूइड्स वगैरह हमने डिटेक्ट करके दे दिए। अगर अमीबिक एब्सेस बन गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी ड्रेनेज करेंगे, एस्पिरेशन ऑफ एब्सेस जो कि चॉकलेट कलर्ड की होती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पानी क्लीन पिएं, बॉइलिंग करके पिएं, पील ऑफ करके खाएं सारे फ्रूट्स, ख्याल रखें और हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें। तो इस तरह से हम जो है वो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम छोटा सा कर लेते हैं डिफ्थेरिया। पोलियो मैं अलग से आपको करवा दूंगी। इसका जो केस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 years old child presents with high grade fever and severe respiratory distress. On examination, there is swelling of neck. There is greyish yellow membrane over the throat. तो इस तरह का इसका सिनेरियो आया हुआ है जिसमें फ़ीवर मिल रहा है आपको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्वेलिंग ऑफ नेक एंड मेम्ब्रेन ओवर थ्रोट। So diphtheria is acute infectious disease of upper respiratory tract or skin caused by an exotoxin producing organism, that is this Corynebacterium diphtheriae. ग्राम पॉजिटिव ये हमारे पास होते हैं और ये आपको नज़र आ रहे हैं कि दीज आर बीडीड अपीयरेंस दे रहे होते हैं। इसमें इसकी टाइप्स होती हैं ग्रेविस, मेटिस और इंटरमीडियस, जिसमें जो इंटरमीडियस होती है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिजेनिक होती है। एपिडेमियोलॉजी में हम डिस्कस करते होते हैं कि ये मतलब इसकी स्प्रेड कैसे होता है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी जो स्किन होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ये रहता होता है। और ट्रांसमिट कैसे होता है, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में, लाइक पुअर पर्सनल हाइजीन है, क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग है, लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल केयर है। अब ये किस तरह से ट्रांसमिट होता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस या एरोसोल ट्रांसमिशन से, या स्किन के थ्रू भी। अगर स्किन की इसके अल्सर्स बने होते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ से, या वूंड इन्फेक्शंस के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो 2 रूट्स ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन है इसके, एक एरोसोल ट्रांसमिशन, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, और स्किन। देन अब इसकी एक जो हमारी होती है, आपको पता है DPT एक वैक्सीन होती है, उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस भी हमने पूछना होता है मदर से कि आपने करवाया था या नहीं करवाया था। तो फिर उसका जो है अगर वो नहीं सही करवाया होता, पार्शली इम्यूनाइज्ड होते हैं या नॉन इम्यूनाइज्ड होते हैं, उनमें मसला होता है। तो पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है कि सबसे पहले तो ये पर्सनल कांटेक्ट से ट्रांसमिट हो गया, रेस्पिरेटरी रूट से। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि किसी के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसके अंदर चला गया, फेरिंग्स में गया, वहाँ से लैरिंग्स में गया, नोज़ में गया। फिर इसने क्या किया, म्यूकोज़ा सरफेस के ऊपर जब ये लोकलाइज हुआ तो वहाँ पे मल्टीप्लाई किया, उसने अपनी कॉलोनी ज़्यादा की और वहाँ पे अपना टॉक्सिन रिलीज़ कर दिया, दैट इज़ एक्सोटॉक्सिन। फिर वो एक्सोटॉक्सिन क्या करता है, जाके प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाता है। प्रोटीन की सिंथेसिस जब इनहिबिट हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है
कि एपिथेलियम जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, एडिमा वगैरह, और अल्टीमेटली क्या होगा, सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी विच कैन बी ऑन द टॉन्सिल्स, ऑन द फेरिंग्स, ऑन द लैरिंग्स। और उस सूडो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, नेक्रोटिक टिश्यू होगा, फाइब्रिन होगा, WBCs होंगे और बैक्टीरिया होगा। मेम्ब्रेन एडहेरेंट होती है, आपको पता है, बिल्कुल सरफेस के साथ, और अगर हम उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो दैट विल टीयर इट्स कैपिलरीज और रिजल्ट इनटू द ब्लीडिंग इनटू द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया विच विल लीड टू रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़। सो ये हमारा सारा इसका होता है। अगर ये एक्सोटॉक्सिन जो है ये स्प्रेड कर जाए और हार्ट में चला जाए तो वहाँ पे मायोकार्डियम को, पेरिफेरल नर्व्स को, किडनीज़ को, लिवर को, एड्रीनल्स को इन्वॉल्व कर सकता है विच कैन रिजल्ट इन कॉम्प्लिकेशंस। डिफ्थेरिया क्या अल्टीमेटली कर रहा है, टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा है, उसकी वजह से क्रेनियल नर्व पाल्सीज हो रही हैं विच लीड टू पैरालिसिस, मायोकार्डाइटिस विच लीड्स टू डेथ एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और डिफ्थेरिया क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन एट लेरिंग्स कर रहा है विच रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट। दीज आर द अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशंस। सो क्लिनिकल फीचर्स जो डिपेंड करते हैं कि कौन सी जो है डिफ्थेरिया हुआ है। अभी इसका इंक्यूबेशन 2 से 4 दिन का होता है और फिर इसका माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, मलेज और हेडेक होता है शुरू में। फिर अगर फेरेंजियल डिफ्थेरिया है, मतलब फेरिंग्स को इन्वॉल्व कर लिया है, तो वहाँ पे जब इसका एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ होगा तो पेशेंट को क्या होगा, फेरेंजाइटिस हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, मॉडरेट फीवर और मलेज हो जाएगा। हमें जो है इस तरह से इसकी जो है मेम्ब्रेन्स मिल सकती हैं ऑन द टॉन्सिल्स, ऑन द यूविला, ऑन द सॉफ्ट पैलेट। यूनिलेटरल भी हो सकती हैं, बायलेटरल भी हो सकती हैं, जैसे आपको यहाँ पे बायलेटरल दिखाई हुई है। एंड अगर यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बनी होगी तो क्या पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, स्ट्राइडर होगा। स्ट्राइडर वैसे लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट में होता है, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द नैरोइंग ऑफ एयरवे। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग होगी, खाना पिया उससे खाया जाएगा नहीं। तो अगर ये टॉक्सिक इतना ज़्यादा हो जाएगा तो पेशेंट की पल्स जो है वो मोर रैपिड होगी दैन द एक्सपेक्टेड ग्रेड ऑफ फीवर। मतलब फ़ीवर इतना हाई नहीं होगा लेकिन पल्स उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई होगी। और फिर पेशेंट को जो है वो डल सेंसोरियम, प्रोस्ट्रेशन, और पेशेंट टॉक्सिक सा हो सकता है। अगर यहाँ पे ये मेम्ब्रेन पड़ी हुई है तो क्या यहाँ पे पैलेटल पैरालिसिस हो सकती है, इसकी टॉक्सिन अगर न्यूरॉन्स के अंदर चली जाए यहाँ पर, और नेज़ल, उसकी वजह से जब पैलेट पैरालाइज हो जाएगा तो पेशेंट जो है उसकी सारी सेक्रीशंस या खाना जो है वो नेज़ल रिगर्गिटेशन होगी फूड की, और फिर नेज़ल क्वालिटी ऑफ वॉइस हो जाएगी। सो ये सारा है। अब यहाँ पे अगर ये मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हुई है तो इर्द गिर्द के सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे, और एडिमा ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन बुल नेक अपीयरेंस। ये बुल नेक अपीयरेंस मैंने नीचे ऐड की हुई है, ये वाली, इस तरह से ये फेरेंजियल डिफ्थेरिया होता है बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट एंड एडिमा ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। सो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना इसमें। पहले लैरेंजियल का देखें, आपको नज़र आ रहा है कि लैरिंग्स के ऊपर जो है वो इसकी मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, लैरिंग्स के ऊपर इसकी जो है वो बनी होंगी इस तरह से, और इट विल लीड टू हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कफ, स्ट्राइडर एंड रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। चाइल्ड विल बी एंशियस, रेस्टलेस, cyanosed and may die of suffocation, and we will need the tracheostomy or intubation in it. फिर नेज़ल की बात करें, नाक के अंदर अगर इस तरह से नेज़ल डिफ्थेरिया हो जाए तो क्या होगा, नेज़ल डिस्चार्ज होगा और ब्लडी स्टेन भी हो सकता है, पुरलेंट हो सकता है। ऐसे लग रहा होगा जैसे बच्चे को नाक में उसने कोई फॉरेन बॉडी फंसा लिया है, इससे क्योंकि ब्लड भी आ रहा है, नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, और ऊपर से वो बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक सा होगा, फाउल ओडोर आ सकती है, और वाइटिश मेम्ब्रेन ओवर द नेज़ल सेप्टम। इसके अलावा क्यूटेनियस होती है, वेजाइनल होती है, वूंड डिफ्थेरिया होती है। क्यूटेनियस में ऐसे अल्सरेशन सी बन जाती हैं, और फिर ये सुपरफिशियल नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं विद ग्रेइश ब्राउन मेम्ब्रेन। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, टॉक्सिक कार्डियोमायोपैथी जो कि इसका होता है जैसे ही फ्रेंजाइटिस होगा उसके 2 से 40 दिन के अंदर अंदर, मोस्टली 2 to 6 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर अंदर टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस होगा विच विल लीड टू सर्कुलेटरी फेलियर, रैपिड पल्स,
पुअर हार्ट साउंड्स, हेपेटोमेगैली, ऑब्वियसली जब हार्ट फेल होगा तो पीछे सारा ब्लड आएगा, फ्लूइड आएगा, तो दैट विल लीड टू हेपेटोमेगैली एंड पल्मोनरी कंजेशन एंड हार्ट फेलियर। टैकीकार्डिया हो जाता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू फीवर, which tells that there is cardiac toxicity and autonomic dysfunction, and it can lead to first, second, third degree heart block। अगर ECG करवाएंगे तो प्रोलॉन्ग्ड पीयर इंटरवल मिलेगा, एलिवेटेड ST सेगमेंट और T वेव चेंजेस मिलेंगी। तो ये सारा हमारा टॉक्सिक कार्डियोमायोपैथी है। फिर टॉक्सिक न्यूरोपैथी में क्या होगा, ये आपको मिलता है फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर, जिसमें पैलेट और हमारी जो है फेरेंजियल पैरालिसिस हो जाती है। ऑब्वियसली जब पैलेट और फेरेंजियल पैरालिसिस हो जाएगी तो क्या होगा, खाना खाएंगे तो क्या होगा बच्चे का, क्योंकि नर्व्स तो काम नहीं कर रही, रीगर्गिटेशन ऑफ फूड, नेजल वॉइस, ऑक्यूलर पैरालिसिस थर्ड वीक में होता है, विच रिजल्ट्स इन डिप्लोपिया, पैरालिटिक स्क्विंट और ब्लडिंग ऑफ विजन। पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा तो मोटर नर्व्स इन्वॉल्व होंगी तकरीबन 5th to 7th वीक्स के अंदर, which will lead to paralysis of limbs, loss of deep tendon reflexes and generalized paralysis। ऐसे लग रहा होगा जैसे इसको गॉनबेरी सिंड्रोम हो गया because of the paralysis। फिर हमारी आती है नेक्स्ट इज़ द ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होगा कि सेकेंडरी, ये जब हमारा लेरेंजियल डिफ्थेरिया होता है ना, उसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकल ब्रोंकोनिमोनिया होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, रीनल हैमरेज एंड गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अगर नेफ्राइटिस होगा तो दैट विल रिजल्ट इन एल्ब्यूमिन यूरिया, कास्ट एंड डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट। तो इस तरह से हमारा रीनल प्रॉब्लम भी आ जाएंगी। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वी हैव द कि हमने जो है ना, हम स्वैब्स ले सकते हैं, मतलब फेरेंजियल स्वैब्स ले सकते हैं, उसमें भी हम ऑर्गेनिजम्स को रूल आउट कर लेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस। फिर हमारे कल्चर आ जाता है। कल्चर में हम क्या करेंगे कि आपको पता है 2 हमारे एगर होते हैं, एक लॉफलर होता है और एक टेलुराइट एगर होता है। उस पर हम कल्चर, ये ग्राम स्टेनिंग की हुई है, ये कल्चर्स हैं। कल्चर्स में वी हैव द लॉफलर एंड टेलुराइट ब्लड अगर, इनमें जो है हम नोज़, थ्रोट और स्किन लियंस जो होती हैं वहाँ से हम मटेरियल लेके यहाँ पे कल्चर करते हैं, जिसमें हमें ऑर्गेनिज्म जो है वो विजिबल हो जाता है। इसके अलावा हम CBC करवा लेते हैं। CBC में हमें क्या मिलेगा, WBCs का काउंट ज़्यादा मिलेगा, RBCs के टूटने की वजह से RBCs काउंट जो है वो कम मिलेगा, प्लेटलेट्स की भी कमी मिलेगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो डायग्नोसिस में वी हैव द कल्चर, ग्राम स्टेनिंग, स्मीयर्स लेके, स्वैब्स के थ्रू, और इसके अलावा CBC, इसमें ल्यूकोसाइटोसिस, RBC काउंट कम और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। देन DDs आ जाते हैं। फेरेंजियल के क्या DDs हो सकते हैं, एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकस फ्लेंजाइटिस हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है मेम्ब्रेन इज़ नॉन एडहेरेंट होती है। हम थ्रश कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन थ्रश में आपको पता है वाइट स्पॉट्स होते हैं, वाइट कलर की होती है मेम्ब्रेन। हर्पेटिक इन्फेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है शैलो अल्सर्स होते हैं। एग्रेनुलोसाइटोसिस कंसिडर कर सकते हैं, इसमें भी सेम होता है, लेकिन जो है वो वाइटिश मेम्ब्रेन होती है। इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें लिम्फेडिनोपैथी और स्प्लीनोमेगैली मिलेगी, ये टिपिकल लिम्फोसाइट्स इन ब्लड मिलेंगे। पॉल बनल टेस्ट पॉजिटिव होगा, ये हमने उसमें देखा था। लेरेंजियल डिफ्थेरिया के क्या DDs हो सकते हैं, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हो सकता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में जो है वो चेरी रेड होता है एपिग्लोटिस, और हाई ग्रेड फीवर होता है, इससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और लेरेंजियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लेरेंजियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस में देखें कफ इज़ मोर प्रोमिनेंट, लो ग्रेड फीवर होता है पेशेंट, और चाइल्ड नॉन टॉक्सिक होता है। फिर नेज़ल डिफ्थेरिया जो है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है फॉरेन बॉडी नोस्ट्रिल और साइनोसाइटिस। न्यूरोपैथी ड्यू टू डिफ्थेरिया जो होती है, उसमें हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, पीछे भी हमने देखा गॉनबेरी तो नहीं हो गया इसको, पोलीमोलाइटिस या एक्यूट पॉइजनिंग तो नहीं हो गई,
तो ये हमारी थोड़े से डीडीज़ हैं, नाम आपने याद कर लेने हैं। देन आपके मैनेजमेंट आ जाती है। मैनेजमेंट में भी हैव द सबसे पहले 2 चीज़ें होती हैं, एक टॉक्सिन होता है और एक एंटीबायोटिक्स होती हैं। हमारा काम क्या है कि जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, फर्दर टॉक्सिन ना बनने दिया जाए, लोकल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए और सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रिवेंट की जाए और प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन हो। तो डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमने देना है फॉर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरिथमियाज, न्यूरोपैथीज, रीनल फेलियर, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। तो हॉस्पिटल में एडमिट करना है अगर पेशेंट डिफ्थेरिया के साथ सफ़र कर रहा है। एंटीटॉक्सिन देना है। एंटीटॉक्सिन जो है वो विदिन 48 आवर्स देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज़ कर ले टॉक्सिन को। आईवी देते हैं और साथ में हम पहले थोड़ी सी डोज़ लगा के चेक करते हैं, अगर पेशेंट को कोई सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए तो हमें रीनालिन का इंजेक्शन देते हैं। 20,000 इसके यूनिट्स होते हैं, 20 to 40,000 यूनिट्स। लेकिन अगर पेशेंट को नेज़ोफ्रेंजियल इन्वॉल्वमेंट है, ग्रेटर दैन 3 डेज़ से प्रॉब्लम है, बुल नेक के साथ एसोसिएटेड है, तो फिर हम इसकी डोज़ ज़्यादा देते हैं एंटीटॉक्सिन की, 80,000 से 100,000। एंटीबायोटिक्स में आपको पता है पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, और इसके अलावा जो है ये हमारी ट्रीटमेंट। अगर पेनिसिलिन काम नहीं कर रही तो एरिथ्रोमाइसिन। सपोर्टिव मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं? सपोर्टिव मेजर्स में ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस करेंगे। जो फ्रेंजियल डिप्थीरिया के होंगे, क्यूटेनियस डिप्थीरिया के हैं तो उनको कहेंगे कांटेक्ट अवॉइड करें, बेड रेस्ट करवाएंगे 2 से 3 हफ्ते की। सीरियल ईसीजीज करेंगे ताकि कार्डिक प्रॉब्लम्स को रूल आउट किया जा सके। मेंटेन करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ है तो ट्रेकियोस्टमी या इंट्यूबेशन करेंगे। अगर उसकी फीडिंग करवानी है तो जो है हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करवाते हैं इन केस ऑफ पैलेटल एंड फ्रेंजियल पैरालिसिस, बिकॉज अगर हम पैलेटल और फ्रेंजियल पैरालिसिस हो गया इट विल रिजल्ट इन एस्पायरेशन एंड चोकिंग, सो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देंगे। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के केस में हम असिस्टेड वेंटिलेशन करेंगे और पेशेंट को इम्यूनाइज़ करवाएंगे। जो कैरियर्स होते हैं उनके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन जी यूज़ करते हैं, होम में ट्रीटमेंट करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक 3 नेगेटिव कल्चर्स नहीं आ जाते। प्रिवेंशन में आपको पता है कि डीपीटी वैक्सीन होती है विच कंटेन्स डिप्थेरिया टॉक्साइड कंबाइंड विद पर्टिसिस एंड टेटनस। ईपीआई में भी देते हैं। नोज़ एंड थ्रोट कल्चर्स लेके ऑब्टेन करते हैं और एक्सपोज कॉन्टेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। प्रोग्नोसिस जो है इसका बेहतर है अगर हम इसकी अच्छी सपोर्टिव मैनेजमेंट करें और एंटीटॉक्सिन को टाइमली दे दें 48 आवर्स के अंदर अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिप्थेरिया। नेक्स्ट में हम इसके यूज़ कर लेते हैं।